जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शो कृषि आधारित है। इस टॉक शो के माध्यम से आप नए युग के लिए नई खेती, शाश्वत यौगिक खेती सीख रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती किस प्रकार की जाती है और इसको करने के क्या अनुभव हैं, आज ऐसे ही अनुभव बांटने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी प्रणीता बहन, परभणी महाराष्ट्र से। प्रणीता बहन, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा कुमारी प्रणीता बहन बीएससी एग्री डिग्री होल्डर हैं, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन, वो कुंग-फू कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स विंग की फैकल्टी मेंबर हैं। साथ ही साथ वो आरएआरएफ की रूरल विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। वो एक किसान परिवार से बिलोंग करती हैं, 60 एकड़ ज़मीन है उनकी और खेती में अच्छा खासा अनुभव भी रखती हैं। आप मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी जिले में यौगिक खेती करती आ रही हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये यौगिक खेती करने का विचार आपको कैसे आया? जी, उसके पीछे पहली बात तो 2 ऐसे इंसिडेंट्स होकर गए जिससे मेरे माइंड को एकदम टर्न कर दिया। जी। क्योंकि पहले तो जब हम गांव में रहते थे, वहाँ मैंने मेरे सामने 2 ऐसे इंसिडेंट्स देखे जिसमें मेरी चचेरी बहन केमिकल पी करके, केमिकल जो स्प्रेइंग होता है वो पी करके उसने सुसाइड कर दिया और उसकी डेथ होते हुए मैंने सामने देखा। जी। तब मैं छोटी थी, मेरे मन में वो बात इतनी बैठ गई थी कि ये केमिकल्स बनाया क्यों, जिसके कारण इतनी बुरी मौत होती है। जी, जी। और दूसरी बात, जब मैं बड़ी हुई, करीब कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे ही गांव में हमारे ही पड़ोस के एक किसान थे जिन्होंने गरीबी के कारण, और उनकी बेटी का ब्याह हुआ और उनके पास पैसा नहीं था और खेत बुआई के लिए भी पैसा नहीं था। तो उस कारण से आगे चलकर 2 साल के अंदर मैंने देखा वो भाई ने हमारे सामने, जो पड़ोसी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी। तो वो सब देखने के बाद मेरे मन पर थोड़ा सा परिणाम हुआ कि क्यों ऐसी बातें होती है। और फिर उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल स्प्रेइंग कब से शुरू हुआ और उसके कारण आगे क्या रिजल्ट आया, क्या आज उसके कारण फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उसको मैंने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया, नेट पर किया, कई आर्टिकल्स पढ़े, खुद भी मैंने प्रैक्टिकल अनुभव अनेकों के साथ पूछ करके शेयर किए। जब मैंने देखा कि इसके कारण इतना डिसएडवांटेजेस होते हुए भी आज किसान कर रहा है, तो इसको कोई और रास्ता है या नहीं। जी। तो मैंने पाया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। और जब मुझे पता चला कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण कितने साइड इफेक्ट और डिसएडवांटेजेस है, वो सुनकर तो मैं बहुत वंडर मुझे हुआ। मुझे मन में आया कि क्यों ये सब पता होते हुए भी सब कर रहे। तो मैंने वो प्रैक्टिकल में जब देखा और ये रिजल्ट जब मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा कि केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण वो डायरेक्टली जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन में से डायरेक्ट वो अनाज में सोक किया जाता है, क्योंकि ज़मीन में जो है वही पौधा तो खींचेगा, वो पानी में भी वही जा रहा है और वो डायरेक्टली हम खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और परसेंट में कहो वो शरीर में डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली जा रहा है। तो उसके रिजल्ट्स हमने कई बार फूड पॉइजनिंग के बारे में भी देखा और सुना। कईयों को जॉइंट्स पेन का भी जो प्रॉब्लम होता है, जब रिजल्ट देखा गया, डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च किया, तो वही उन्होंने उत्तर दिया कि ये भी उसी के कारण हुआ है, केमिकल्स के कारण। मेरी खुद की नानी का मैं उदाहरण आपको दूं। मेरी नानी, अभी उनको हार्ट अटैक आया। उसके पहले की बात, जब डॉक्टर्स को हमने
बात किया कि उनको ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि उनको व्यसन भी नहीं है, रेगुलरली एक्सरसाइज है, बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, फिर ये क्यों हुआ। तो डॉक्टर ने हमें ये बताया कि वो करीब 15 साल से एक गोली ले रहे थे। वो गोली किस लिए, तो जॉइंट पेन के लिए। और जॉइंट पेन क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा उनके शरीर में केमिकल्स के कारण यहाँ का जो ऑयल होता है घुटनों का वो निकल गया। तो ये क्यों हुआ, प्रैक्टिकल में हमने देखा कई ऐसे उदाहरण है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण और स्प्रेइंग के कारण वो हमारे शरीर पर, वातावरण पर, पानी प्रदूषण कहो, वाटर पोल्यूशन कहो, एयर पोल्यूशन कहो, ये सब हुआ। तो फिर मेरे मन में आया कि हम ऐसा कुछ करें जो इसको हम बदल सकें जी। तो तब आपने जो क्वेश्चन किया कि मुझे ये संकल्प क्यों आया कि यौगिक खेती करें, तो उस समय मैंने फिर सोचा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम कुछ तो करें। लेकिन पहले मुझे लगता था ये हम नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं है। लेकिन फिर मुझे कन्वर्ट होता गया कि मैं ये करके देखूं। जी जी जी। पर ये एक अच्छी बात है कि भले ही वो जीवन में निराशाजनक घटनाएं थी या नकारात्मक घटनाएं थी, आपने अवसाद में न आ करके आपने कुछ सकारात्मक करने की एक राह चुनी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही चूंकि आपने यौगिक खेती की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत कैसे हुई? मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू करने से पहले जी, क्योंकि उन साइंटिस्ट लोगों को तो कुछ प्रूफ चाहिए। हाँ जी, उनको कुछ न कुछ हमें दिखाना पड़ेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन पहले हमने उसको यूनिवर्सिटी में अप्रोच करने के पहले हमने उसको एक गांव में शुरू किया। वो कौन सा गांव था? उस शिरकस नाम का गांव है, करीब परभणी से 20 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र में, जहां अपनी पाठशाला है ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय की, और वहां 3-4 लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जी। और उनको फिर हमने इंस्पायर किया कि आप ऐसे यौगिक खेती करो। तो पहले वो शुरू में तैयार नहीं हुए, उनको भी मन में मेरे जैसा ही आया कि ऐसा इम्पॉसिबल है जी, कि योग के आधार से, वाइब्रेशन के आधार से खेती, वो भी बिना केमिकल्स के, क्योंकि जमीन को तो आदत हो गई है केमिकल्स की जी। एकदम से उसे अगर केमिकल्स देना बंद करे तो उपज आएगी कैसे जी? उतना उसको परसेंटेज में उपज जो आना चाहिए वो कैसे आएगी? इसलिए वो भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब हमने उनको स्टेप बाय स्टेप बताया, हमने उनको बोला कि आप पहले वर्ष कुछ भी नहीं करो, सब हम करेंगे, जो भी मेडिटेशन का है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। उनको हमने कहा कम से कम 1 एकड़ के ऊपर या आधे 1 एकड़ के ऊपर हम शुरू करते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले हमने सोयाबीन के ऊपर किया, उसके बाद मूंग के ऊपर किया प्रयोग, और उसके बाद अभी भी कई सब्जियों के ऊपर प्रैक्टिकल में चल रहा है। अच्छा जी। गेहूं के ऊपर भी किया। तो सबसे पहले जब सोयाबीन के ऊपर किया, जब हमें उसकी बीज की जर्मिनेशन पावर बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि उसको हम पहले क्या करते हैं, 11 दिन तक खुली खेती में, वहां जमीन में जाकर वाइब्रेशन देते हैं जी। और जमीन को या उस तत्व को हम कहते हैं कि हम जो बीज देंगे आप उसको एक्सेप्ट करना, अच्छी तरह से फलीभूत करना, और फिर उस बीज को भी सेंटर पर करीब 21 दिन तक वाइब्रेशन देते हैं जी। जिसके आधार से अपने आप हमने देखा प्रैक्टिकल में कि जर्मिनेशन पावर उसकी ज्यादा थी, और वहां उसको वाइब्रेशन देते हैं कि इस बीज के अंदर वो सारी क्वालिटीज है, लेकिन वो क्वालिटीज जमीन में जाने के बाद उसकी क्वालिटीज पूरी रीति से बाहर आ जाए, अपने वाइब्रेशन से प्यूरिटी का उसको ओरा देते हैं, पवित्रता का, जैसे वो हीरे समान चमक रहा है। और वो फील करके उसमें वो ताकत आई कि हमने देखा केमिकल, क्योंकि साइड बाय साइड दोनों भी प्लॉट थे, बीच में सिर्फ 2-4 और अलग प्रकार के पौधे लगाए हुए थे, सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई हो कि ये दोनों अलग है जी, यौगिक वाला और केमिकल वाला। तो हमने देखा उसके पहले 1 दिन वो बाहर आया उग करके जमीन से बाहर, और उसकी जो ताकत थी स्टीम की, वो स्टीम की ताकत भी ज्यादा थी, वाइब्रेशन दी हुए बीज की। 1 दिन पहले भी वो अंकुरित होकर के बाहर आ गया जमीन से, और स्टेम जो तना होता है वो भी मजबूत था। तो वो जब हमने शुरू में देखा वो रिजल्ट, फिर हमने एप्लीकेशन दिया यूनिवर्सिटी में जी। उनको हमने खास बुलाया, उसमें से जो साइंटिस्ट थे 2-3 लोगों को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आप आकर के ये रिजल्ट देखो, और 15 दिन के बाद आप आना और ये रिजल्ट देखना, और फिर आप एक्सेप्ट करना,
और फिर हम इसका प्रयोग यूनिवर्सिटी में करेंगे। जी जी जी। तो शुरू में उन्होंने फिर 15 दिन में आने के बाद वो चेक किया और उन्होंने परमिशन दे दी। लीगली वो सब बातें हो गई और हमने वहाँ क्या किया, रैंडमली 16 प्लॉट लिए जी। 10 बाय 10 के 16 प्लॉट। उसमें पहला रो जो था रैंडमली, पहला था केमिकल वाला जी। सेकंड वाले जो 4 थे वो रो थे जिसको हमने ऑर्गेनिक किया हुआ था जी। और थर्ड था ऑर्गेनिक प्लस यौगिक जी। और चौथा जो था उसको नेचुरल रीति से, उसको कुछ भी हम न हार्वेस्ट केमिकल देंगे, हाँ न केमिकल देंगे न उसमें कटाई करेंगे, वो तन आदि जो निकालते हैं वो भी हम बीच में से घास फूस नहीं निकालेंगे, कुछ भी नहीं, नेचुरल रीति से। ऊपर से पानी भी उसको हम नहीं देंगे। ओके। तो वो चौथा रखा था जी। और उसके आधार से वो शुरुआत में वो प्लॉटिंग करके हमने शुरू किया। जी जी। तो हम 8 दिन में वहाँ जाते थे और वहाँ सिर्फ मेडिटेशन करते थे। तो उसके कारण हमने देखा रिजल्ट में भी, उन्होंने भी देखा, साइंटिस्ट लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। तो वो चारों प्लॉट्स के किस तरह के रिजल्ट थे? पहले प्लॉट जो थे केमिकल वाले, केमिकल वाला और यौगिक वाला, ऑर्गेनिक प्लस यौगिक वाला, दोनों की हाइट पहले सेम थी। ओके। सेम थी, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक वाला था उसकी थोड़ी सी कम थी। ठीक। लेकिन जैसे जैसे आगे हमने देखा हाइट केमिकल वाले की बहुत बढ़ गई। ओके। इसकी हाइट नहीं बढ़ी हाइट थी। नहीं बढ़ी। लेकिन जब जर्मिनेशन के समय हमने देखा दोनों को इक्वल क्वांटिटी में सब अनाज की जो उगाई होती है वो सब सेम आया था। फ्रूट भी उसको जो आने चाहिए, सोयाबीन की फलियां जो थी वो भी सेम क्वालिटी की थी। फिर हमने सोचा कि अब जर्मिनेशन का टाइम है तो अब योग को बढ़ाना चाहिए जी। तो हम फिर 8 दिन में 2 बारी जाते थे। ठीक है। शाम के समय। और वाइब्रेशन के कारण हमने देखा उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, टोटली एक्सेप्ट किया कि क्वांटिटी दोनों की सेम थी जी। और क्वालिटी में इसकी साइज और चमक यौगिक वाले की ज्यादा थी जी। और उसका क्या हाल था ऑर्गेनिक का, जो जैविक खेती है साधारण? ऑर्गेनिक में भी आया लेकिन क्वांटिटी में, क्योंकि वो तो छोटे प्लॉट पर था तो 3 या 4% कम था। ठीक। लेकिन केमिकल के कंपैरिजन में यौगिक वाला सेम था और हमने बेसिक रिजल्ट ये पाया जब उन्होंने वो लेबोरेटरी लेवल पर लेकर गए, लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जी। तो उन्होंने ये रिजल्ट हमें बताया, हमें तो कुछ पता नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा कि केमिकल सोयाबीन वाला और यौगिक सोयाबीन दोनों में दो बात में अंतर उन्होंने पाया जी। केमिकल वाले से यौगिक में ऑयल % ज्यादा था। ओके। और दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल और फैट की परसेंटेज इसमें कम थी, यौगिक वाले में कम थी, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और तीसरी चीज यह कड़वा नहीं था, यौगिक वाला जो था उसमें थोड़ी मिठास थी जी। लेकिन केमिकल वाला कड़वा था। सोयाबीन कड़वा था जी। और जो हमने गांव में किया था वहाँ हमने कई बार देखा कि हिरण आदि जो आते थे ना, ये यौगिक वाले के नजदीक ज्यादा आते थे, हिरण खाने के लिए आते थे, बंदर आते थे, वो यौगिक वाले के पास ज्यादा आते थे। लेकिन उसको भी हमने पहले से प्रबंध करके रखा हुआ था जिसके कारण बहुत अच्छी वहाँ भी फसल हुई। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से गांव में प्रयोग करके शाश्वत यौगिक खेती के कंसेप्ट को एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक। अच्छा प्रणिता बहन, एक और सवाल मेरा, वो चौथा जो प्लॉट था जहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसके क्या परिणाम थे? उसके परिणाम तो नेचुरली कम थे क्योंकि बारिश का तो आजकल ऊपर नीचे चलता ही है। 2-3 दिन या 8 दिन भी बारिश कम आ जाए तो उसमें तो फर्क पड़ ही जाता है। जी। तो दोस्तों आपने सुना कि जैविक, यौगिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ में एक साथ एक प्लॉट पर, 4 प्लॉट पर अलग अलग जगह पर खेती की गई और साइंटिस्ट्स ने ये प्रूव किया कि कहीं ना कहीं यौगिक खेती वाले जो सोयाबीन उगाए गए थे वो हमारी सेहत के लिए बहुत 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 बेहतर थे। इस पर विशेषज्ञ अपनी क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। शाश्वत यौगिक खेती का प्रयोग यहाँ पिछले खरीफ सीजन में किया गया था। यह प्रयोग सोयाबीन की फसल पर किया गया था और सोयाबीन महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख उत्पादन में से एक है। 38 लाख हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है।
राजयोग ध्यान साधना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सभी किसान काफ़ी तनाव में रहते हैं, क्योंकि बाजार में उपलब्ध हर प्रकार के सामग्री और रसायन का वह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि जितना खर्चा वो ज़मीन पर करते हैं उससे कम ही आमदनी होती है। इसलिए यह एक उत्तम रास्ता है, क्योंकि यह जैविक पद्धति के साथ साथ योगी भी है। मानसिक तरंगों की वजह से उत्पादन में हमें सांख्यिक बढ़ोतरी पाई है। इसलिए किसान भाइयों को ये मेरा सुझाव है कि उन्हें यह कृषि पद्धति अपनानी चाहिए। इससे उन्हें बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। शाश्वत यौगिक खेती अच्छा विकल्प है। That is the yogic sustainable agriculture. Thank you. मई 2012 में हमने शाश्वत यौगिक खेती पर एक सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में हुआ था। इस सम्मेलन में हमने देखा कि कई वैज्ञानिक जो कि भिन्न भिन्न कृषि विश्वविद्यालय से थे, जैसे कि जेबी पंत और अन्य कृषि विश्वविद्यालय से थे, उन्होंने शाश्वत यौगिक खेती पर अपने शोध के परिणाम हमारे सामने रखे। तब हमने निर्णय लिया कि हम भी कुछ प्रयोग शाश्वत यौगिक खेती पर करेंगे। यौगिक खेती वाली प्रयोग की भूमि काफी सुंदर दिख रही थी। प्रयोग के दौरान सभी की अच्छी भावना थी। परिणाम की बात करें तो ये यौगिक प्रक्रिया से होने वाली फसल रासायनिक खेती के मुकाबले बहुत अधिक और गुणवत्ता वाली थी। तो यौगिक खेती करने वाला एक अपना भाई है, जिनका नाम राम भाई है। हंडी गांव से वो बिलोंग करते हैं, हमारे परभणी से नजदीक है। तो उन्होंने ये यौगिक खेती का किया मूंग के ऊपर। तो कम से कम 15 दिन बारिश का गैप था, और उस गैप के कारण पानी नहीं था। वहाँ कोई कैनल्स का पानी नहीं है, न कहाँ से वाटर सप्लाई और बोरिंग का आदि है। तो उस एरिया में तो वहाँ हमने पाया प्रैक्टिकल में, उस पूरे गांव में पूरी मूंग की खेती चलती है पूरे गांव में, और सारे लोग केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन उस भाई ने जिस एरिया पर, जिस प्लॉट पर यौगिक का किया हुआ था, जहाँ केमिकल्स नहीं दिए हुए थे, वो प्लॉट पानी न होते हुए भी, क्यों? क्योंकि उसमें एक बेसिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। पानी न होते हुए भी वो मूंग की खेती वो अच्छी तरह से फसल हुई। क्योंकि जब हम केमिकल्स देते हैं तो पानी उसको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें गर्मी बढ़ जाती है, उसको सोखने के लिए उसको पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो बिना केमिकल वाला था, उसमें पानी कम होने के बाद भी उसके रूट्स के पास, जो हेयर रूट्स उसके होते हैं, वहाँ उसके पास थोड़ी थोड़ी नमी रही, क्योंकि केमिकल्स अंदर नहीं थे पहुंचे थे। और उसके कारण वो खेती 15 दिन तक बिना पानी के आराम से रही। और 15 दिन के बाद जब बारिश हुई, बाकी के सब खेत तो जल गए, लेकिन इस खेत में जब 15 दिन के बाद बारिश हुई तो इतनी फसल उसको अच्छी हुई, वो भाई को, जो बाकी जो जली हुई थी उसकी स्वयं की, गांव की तो गई ही गई मूंग की खेती, लेकिन बाकी जो जली हुई थी उसके पूरा लेवल उस खेती ने कर दिया, कवर कर लिया। तो भाई खुश था, और उसके कारण अनेकों को इंस्पिरेशन भी हुआ। वाह दोस्तों, आप शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग के प्रैक्टिकल अनुभव सुन रहे हैं प्रणिता बहन से। प्रणिता बहन 10 साल से समर्पित ईश्वरीय जीवन जी रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने सालों से आप ये शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग कर रही हैं? शाश्वत यौगिक खेती अभी 3 साल से हमने शुरू किया है, और 3 सालों में चमत्कारिक परिणाम लेकर के आप पूरी दुनिया वालों के सामने आई हैं। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। एक बात पूछना चाहूंगा कि जिस गांव में से आपने जैसे प्रयोग किया, तो वहाँ के किसानों को क्या फायदा हुआ? धन की बचत में, ऊर्जा की बचत में? उसमें पहला फायदा उनको ये हुआ कि योग उन खुद वो सीखने के लिए तैयार हुए, योग सीखा, जिसके कारण उनके मन के विचारों को पॉजिटिव करना है, ये उनको बुद्धि में आया, जिसके कारण उनके घर का वातावरण चेंज। बहुत बढ़िया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, वो खेत में सवेरे शाम जब जाते हैं, कम से कम उनको 10 मिनट मेडिटेशन करना ही है। बहुत अच्छा, जिसके कारण खेती फसल भी अच्छी हुई। तीसरा फायदा ये हुआ, जब वो खेती में यौगिक खेती कर रहे हैं, तो जमीन में जो उपजाऊ क्षमता है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं,
या खुद यौगिक खेती, केमिकल्स नहीं है अंदर, जिसके कारण अंदर से जो बायोकेमिकल्स चेंज होते हैं, हाँ जी। वो सारे चेंजेस उनको खेती में दिखाई दिए, जिसके कारण उन्होंने पाया कि पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में डबल फायदा है, माना परसेंटेज बढ़ गया है। जी जी। और वो खुशी से उसके लिए तैयार हैं। मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं, उसी गांव से, शिरकड़स गांव से 2 किसानों को हमने तैयार किया था, वो खुशी से तैयार थे। तीसरा किसान जो था वो खुशी से तैयार नहीं था। ठीक है। हमने उनको फोर्स करके तैयार किया था कि 1 साल आप करके देखो। तो उसने ये कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है आपको करना है। हमने कहा ठीक है, योग हम करेंगे, बाकी काम तो आपको ही करना है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मन से वो तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल। तो हम जब भी वहां जाते थे विजिट करने, मेडिटेशन करने, तो इन 2 भाइयों के कंपैरिजन में उस भाई के खेत में आधा घंटा ज्यादा योग करते थे। जी ठीक। इन 2 भाइयों के खेत में हमने जीवामृत, बीजामृत सबका प्रयोग किया था। वो भाई जीवामृत बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। अच्छा। और वो हम खुद जाकर के बना नहीं सकते हैं जी। उसमें भी उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया था। लेकिन सिर्फ आधा घंटा ज्यादा योग करने के कारण हमने प्रैक्टिकल में पाया, उन्होंने भी पाया कि इन 2 भाइयों के कंपैरिजन से उनके खेती में ज्यादा अच्छी फसल आई और क्वांटिटी भी ज्यादा हुई। बस मैं एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि इन 2 भाइयों ने तो जीवामृत बना करके, बीजामृत बना करके डाला, लेकिन उन्होंने फिर क्या प्रयोग किया था वहां पर? उन्होंने कुछ भी प्रयोग नहीं किया था, वो सिर्फ मेडिटेशन के आधार से, कीटनाशक नहीं, वो पौधे को बढ़ने के लिए, पौधे को बढ़ने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो जीवामृत, बीजामृत, लेकिन वो दोनों न डालने के बाद भी हमने वो देखा रिजल्ट कि सिर्फ योग के कारण, वाइब्रेशन के कारण इन 2 भाइयों के कंपैरिजन, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने खास ब्रह्मा भोजन दिया कि मुझे उन दोनों में से इतना ज्यादा आया। जी जी जी। तो अच्छा रिजल्ट आया वो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि शाश्वत यौगिक खेती से जुड़े प्रैक्टिकल अनुभव आज के इस कार्यक्रम में आप हम सबको सुना रहे हैं। एक और सवाल मेरे जहन में जो आता है वो ये कि जब आप ये प्रयोग कर रहे थे तो कुछ बाधाएं जरूर आई होंगी। एक अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कुछ तो विघ्न पड़ते ही हैं, तो वो क्या ऑब्स्टेकल्स रहे और उनको फिर कैसे जीता आपने? जी, सबसे पहला ऑब्स्टेकल है खुद के आत्मविश्वास के बारे में। जी। दूसरा है निश्चय कि हम कर सकते हैं व नहीं कर सकते। जो भी खेती में किसान करना चाहता है उसको खुद में आत्मविश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए कि ये जो भी करेंगे सही करेंगे। तीसरी बात लोगों की बात, लोक लाज की बात, क्योंकि जब हम खुले खेत में जाकर मेडिटेशन कर रहे हैं, नेचुरली गांव के लोग देखेंगे, हाँ जी, हंसेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, रिएक्शन देंगे, जी। वो बात भी बाधा के रूप में आती है। और लास्ट बात महत्वपूर्ण है, जब उस फसल के ऊपर कोई कीट आता है, हाँ कोई डिसीज आता है, उस समय हम घबराने के बजाय मेंटली पावरफुल होकर के पॉजिटिव थिंकिंग के आधार से उसको कैसे अवॉइड करें। क्योंकि हमने देखा जब सोयाबीन के ऊपर पत्ते पीले हो जाते हैं और वो पत्ते गिर जाते हैं, ऊपर की उसकी जो फ्रूट की पेटल है वो आती ही नहीं जी। तो वो रोग जब उसके ऊपर आया, हमने देखा, जब उन्होंने बताया कि केमिकल के ऊपर ऐसा ऐसा रोग आया है और वो फैलता फैलता अब यौगिक के ऊपर भी जाएगा, उन्होंने पहले ही दिन हमको फोन किया और हमने फिर वही एक्सपेरिमेंट किया मेडिटेशन का कि कुछ भी हो जाए उस डिसीज को हमें वहाँ ही रोकना है। और हम दूसरे ही दिन सवेरे वहाँ पहुँचे टीम लेकर के, मेडिटेशन किया और हमने पाया गांव वाले लोग भी देखने के लिए आए कि केमिकल के बीच में जो और पौधे लगाए हुए थे डिवाइडेशन के लिए, तो वहां तक वो डिसीज आया, आगे वो यौगिक में नहीं गया। और मूंग के ऊपर भी हमने देखा कि जब मावा नाम का एक डिसीज है उसके ऊपर काले काले पड़ते हैं, तो उसको फ्रूट और वो जो फूल होता है वो भी नहीं आता है, उसको वो खा जाता है, तो फ्रूट आने की बात ही नहीं, उसको सेंगे आने की बात ही नहीं। लेकिन वहाँ जब हमने मेडिटेशन किया तो उसके बाजू वाले पौधे को भी वो नहीं था, और लास्ट में जब उसको फल आए तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मावा था, कीट पड़ा हुआ था, डिसीज पड़ा हुआ था, उसको ही सबसे लास्ट में, एंड में सारी फसल निकल गई, लास्ट में उसको ही सबसे ज्यादा सेंगी फलियां आई। तो वो रिजल्ट भी बहुत ट्रेमेंडस था, हमारे लिए भी ट्रेमेंडस था और ट्रेमेंडस हो गया ये लोग पीठ पीछे आकर देख कर जाते थे। नहीं, ट्रेमेंडस हुआ ये कार्यक्रम आपके इस शो में पधारने से। शाश्वत यौगिक खेती के जो अनुभव आपने हमारे साथ बांटे, दोस्तों आपने सुना होगा कि शाश्वत यौगिक खेती से बीज को वाइब्रेशन हुआ, जमीन को वाइब्रेशन दिया गया, फसल को वाइब्रेशन दिया गया,
कीटों तक को वाइब्रेशन दिया गया, विघ्न आए और विघ्नों पर जीत पाई गई। ये है शाश्वत यौगिक खेती। आज ब्रह्मा कुमारी प्रणिता बहन हमारे बीच में आई हुई है, जिन्होंने अपने शाश्वत यौगिक खेती के पिछले 3 सालों के अनुभव हमारे साथ शेयर किए। मैं आप सबकी ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रणिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास इस शो में पधारे। थैंक यू। शाश्वत यौगिक खेती इस कार्यक्रम में खेती से जुड़े मुद्दे लेकर के हम आपके बीच में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।